अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे जी न्यूक्लियस के बारे में, जो कि एटम का सेंट्रल रीजन है और फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सबसे पहले जी जो इसकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब एटम का स्ट्रक्चर दिया गया तो उसमें जो पोजीशंस हैं इलेक्ट्रॉन और आपके पॉजिटिव चार्ज की, वो नोन नहीं थी। तो सबसे पहला मॉडल जो दिया गया एटम का, उसमें ये कहा गया कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम में फैला हुआ होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जगह जगह पर मौजूद होते हैं। इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। जब इस चीज़ को जहन में रख के रदरफोर्ड ने 1920s में अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तो जो रिज़ल्ट आए वो बहुत हैरानकुन थे इस लिहाज से कि लाजमी तौर पर कोई सेंटर में कोई हैवी ऑब्जेक्ट मौजूद है एटम के, जिससे जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में टकरा कर वापस आ रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल को जो है वो एक्सटेंड किया और उसने ये बताया कि लाजमी तौर पे सेंटर में हमारे पास जो है वो कोई हैवी पॉजिटिव चीज़ है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, और उसके गिर्द जो है हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया कि सेंट्रल जो हैवी चीज़ है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अभी तक न्यूट्रॉन दरियाफ्त नहीं हुए थे। इस वजह से न्यूट्रॉन की मौजूदगी का पता ना होने की वजह से यही समझा जाता रहा कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। बाद में 1932 में जब न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुए, दैन जो है वो कंप्लीट पिक्चर जो है वो हमारे सामने आई कि जी सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर प्रॉपर ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट उसके बाद जो है इसकी जो है कंप्लीट स्टडी जो है वो शुरू हुई। सबसे पहले हम एक दफ़ा ज़रा जो है एटम का जो न्यूक्लियस है उसे देख लेते हैं कि हमारे पास जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नियरली सारे एटम का जो मैस है वो उस न्यूक्लियस में लाई करता है। और हमारे ये जो एटम का जो रेडियस है वो न्यूक्लियस के मुकाबले में जो है 10⁵ टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। इसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास एक जो है वो फुटबॉल स्टेडियम है और उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है एक अंगूर का दाना रखा हुआ है। वो अंगूर का दाना जो है वो न्यूक्लियस को कोरिस्पॉन्ड करेगा जहाँ पर सारे एटम का मैस है, जबकि वो जो फुटबॉल स्टेडियम है वो एटम को कोरिस्पॉन्ड करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम जो है वो साइज़ में न्यूक्लियस के मुकाबले में कितना लार्ज होता है। अब जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। प्रोटॉन का मैस हमारे पास किलोग्राम में जो है वो 1.673 10⁻⁻27 kg है। न्यूट्रॉन का मैस इससे थोड़ा सा ज़्यादा है और उसकी वैल्यू 1.675 10⁻27 kg है। हम इन जनरल जो स्मॉल साइज़ में, स्मॉल स्केल में जो मैस है उसको हम यूनिफाइड मैस स्केल में मेजर करते हैं, जिसको हम एटॉमिक मैस यूनिट भी कहते हैं, जिसके मुताबिक हम जो 1 AMU है वो हमारे पास इक्वल होता है 1.6606 10⁻⁻27 kg। उसके अकॉर्डिंगली हम मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन और स्पेशली मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है जी 0.00055 AMU। अब एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है? एटॉमिक नंबर में हमारे पास जो है वो आ जाता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उसको हम न्यूक्लियस का एटॉमिक, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाइड का एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको चार्ज नंबर भी कहा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में एक न्यूट्रल एटम के लिए इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। देन है जी हमारे पास मैस नंबर। मैस नंबर में हमारे पास कंबाइंड नंबर्स आ जाते हैं प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के।
यानी कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का सम है उसे हम मास नंबर कहते हैं, क्योंकि यहीं से हम जो है वो टोटल मास जो है वो लेते हैं एटम का। अब रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है जी किसी भी न्यूक्लियस की कि हमारे पास x जो है वो किसी भी एलिमेंट के सिंबल के तौर पे लिया जाएगा, जहाँ पर a जो है वो मास नंबर को कॉरिस्पॉन्ड करता है और z जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अगर आप जो है वो यूरेनियम की मिसाल ले लेते हैं तो यूरेनियम जो है उसमें U जो है वो यूरेनियम के लिए सिंबल है, 235 उसका मास नंबर है और 92 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है। और अगर आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो वो मास नंबर और प्रोटॉन नंबर के जो है वो डिफरेंस के इक्वल होंगे। जैसे कि इस केस में हमारे पास 235 माइनस 92 यानी कि 143 जो है हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं यूरेनियम में। नेक्स्ट जी हमारे पास आइसोटोप से क्या मुराद है? तो जी आइसोटोप जो है ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन जो मास नंबर है वो वेरी करता है। और मास नंबर वेरी इन जनरल करने की वजह ये है कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे हमारे पास जो है वो जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है उसके 3 आइसोटोप हैं। पहला जो है हमारे पास हाइड्रोजन 1 जो है उसमें हमारे पास एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि जो दूसरा है हमारे पास ड्यूट्रियम उसमें हम देखते हैं एक प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में और एक जो है वो न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, जबकि ट्रिटियम में हमारे पास जो है वो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस में और तीनों में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आप देख सकते हैं ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इसी तरह से हीलियम के हमारे पास जो हैं वो 2 आइसोटोप्स हैं, ज़ीनॉन और सीजियम के जो हैं वो दोनों के 36 आइसोटोप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब क्योंकि तमाम आइसोटोप्स जो हैं हमारे पास उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोटोप्स की वो हमेशा सेम रहती हैं, जबकि फिज़िकली जो हैं आइसोटोप जो हैं ये एक दूसरे से वेरी करते हैं कि इनका मास जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि प्रोटॉन जो सिंगल अगर आप हाइड्रोजन की बात कर लें जिसमें सिंगल प्रोटॉन है उसका मास कम होगा, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन उसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। यानी कि हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर आइसोटोप्स को सेपरेट जो है वो कर सकते हैं, जबकि केमिकली हम इनको सेपरेट जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम हैं। अब अगर आप जो है वो डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ में सबसे पहले हम सैंपल को जो है वो आयोनाइज करेंगे, उसकी वेपर्स फॉर्म में उसको लेकर आएंगे, देन हम उसको एक्सेलरेट करवाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही सैंपल S1 से निकलता है तो उसे पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड के क्रॉस जो है और मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट करवाया जाता है सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस देते हुए। देन वो जो हमारे पास जो है सैंपल जो है आयोनाइज सैंपल जो है वो ऐसे चैम्बर में एंटर होता है जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं और हम मास के अकॉर्डिंगली इस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हुए डिटेक्टर के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर जो आइसोटोप है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है हमने नियॉन को जो है वो आयोनाइज करवाने के बाद जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो हम जो है पर्टिकुलर रिलेटिव अबंडेंस के अकॉर्डिंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हुए जो है हमारे पास ग्राफ आ जाता है जिसमें जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नियॉन 20 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास नियॉन 21 है और इसके बाद जो है सबसे भारी जो आइसोटोप है जो कि नियॉन 22 है उसकी अबंडेंस जो है वो दरमियान में लाई करती है। इस तरह से हम जो है आइसोटोप्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं और जो है डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। इसमें सबसे जो अहम बात है और जो इंटरेस्टिंग भी है कि अगर आप जो है न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो मास डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है। मास डिफेक्ट सिंपली क्या है कि जी अगर आप नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल पार्टिकल्स को स्टडी करें जिससे हमारा न्यूक्लियस जो है वो बना है और उनका सेपरेटली मास कैलकुलेट करें तो हम नोट करेंगे कि जो सेपरेट पार्टिकल्स का मास है वो हमेशा जो है वो ज़्यादा होगा और जब आप उसे इकट्ठा करके हमारा न्यूक्लियस वजूद में आता है तो जो मास है न्यूक्लियस का वो हमेशा
कम होगा। इससे हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं जी। टोटल मास इंडिविजुअल जो आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं उनका, उसमें से आप अगर माइनस कर दें न्यूक्लियस के मास को, तो हमेशा जो है एक मास में डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। अब ये जनरल जो मास डिफेक्ट है ये इस चीज़ को कोरिस्पॉन्ड करता है कि जब हमारा न्यूक्लियस बन रहा है तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं जी बाइंडिंग एनर्जी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जी हमारा जो न्यूक्लियस है जब उसकी फॉर्मेशन होगी तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जो कि कोरिस्पॉन्ड करती है उस मास डिफेक्ट को। और अब अगर आप इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं तो अगेन आपको सेम अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जो कि न्यूक्लियस के बनते हुए रिलीज़ हुई थी, अगर आप वो देंगे तो हमारा न्यूक्लियस जो है अपने सेपरेट जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम को डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा जो हीलियम है वो इन जनरल 2 प्रोटॉन, उसका जो न्यूक्लियस है हीलियम का वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो टोटल उसमें हमारे पास जो है वो 4 न्यूक्लियॉन्स हैं। हम सेपरेटली अगर तमाम का इंडिविजुअल मास कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो टोटल मास आता है वो है जी 4.0320 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और अगर आप एक न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करें फॉर्मेशन के बाद तो उसकी वैल्यू है जी 4.0015 AMU। तो यहाँ से हमारे पास जो मास डिफरेंस अपीयर होता है वो है जी 0.0305 AMU। इसको हम जो है वो किलोग्राम में चेंज करते हैं और देन जो है हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास हीलियम के केस में बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाती है जी 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डेफिनेटली आप ये भी नोट कर सकते हैं कि इसमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का टोटल मास है वो ज़्यादा है और जो हमारे पास जो न्यूक्लियस का मास है वो कम है। इसके अलावा जो एक बात है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि 1 AMU जो मास है वो कोरिस्पॉन्ड करता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² के। कि अगर आप जो है आपके पास AMU के अंदर मास है आप उसे 931 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो आ जाएगी। ये या इस लिहाज से अहम है कि आप जो है किसी भी मास को डायरेक्टली जो है वो एनर्जी में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए या आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास जो है वो हमें एक कर्व देती है जिसमें हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास मास नंबर है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। अब अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ये कम है। और जैसे जैसे हमारे पास जो ऐसे न्यूक्लियाई आते चले जाते हैं जिनका मास नंबर जो है वो 56 के राउंड अबाउट है, 58, 56 के राउंड अबाउट है, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी जो है पर न्यूक्लियॉन वो मैक्सिमम हो जाती है। जैसे कि जी हमारे पास नियरली 58 जो मास नंबर है उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जैसे ही आप जो हैं वो इससे हैवियर न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं तो अगेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि यूरेनियम के लिए और रुबिडियम के लिए जो है वो अगर आप देखें तो हमारे पास जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कम है, नियरली 7.6 और 7.5 के राउंड अबाउट उनकी वैल्यू हो जाती है। अब ये ग्राफ हमें ये बताता है कि जो हमारे जो लाइटेस्ट न्यूक्लियाई हैं वो भी स्टेबल नहीं हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पे, क्योंकि स्टेबिलिटी लाइटेस्ट न्यूक्लियाई की भी कम है और अगर आप हैवी न्यूक्लियाई की बात करें तो उनकी स्टेबिलिटी भी कम है। जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है वो हमारे पास जो है वो आयरन है और निकल है जो कि ऐसी पीक पर एग्जिस्ट करते हैं जहां पर हमारे पास जो है वो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है। अब यहाँ से हम फिशन और फ्यूजन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि फिशन अब फिशन क्यों होता है? फिशन इस वजह से होता है कि हमारे जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो अनस्टेबल हैं और स्टेबिलिटी के लिए वो टूटकर ऐसे न्यूक्लियाई बनाते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से फ्यूजन जो है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो हमारे पास लाइटेस्ट न्यूक्लियाई हैं
वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, वो अनस्टेबल हैं और वो आपस में फ्यूज़ होकर, आपस में मिक्स होकर ऐसे न्यूक्लियाई बनाना चाहते हैं जिनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज़्यादा हो, यानी कि वो भी स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। तो फ्यूजन और फिशन जो है वो इन जनरल जो है वो इस वजह से एग्जिस्ट करता है ताकि एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सकें और मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स जो हैं उन्हें बना सकें। नेक्स्ट है जी एक बहुत ही अहम न्यूक्लियर फिनोमेना जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व में भी देखा कि जो हमारे पास हैवी एलिमेंट्स हैं वो अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं और उसमें अनस्टेबिलिटी की जो मेन वजह है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की एक हद से बढ़ी हुई तादाद है। इन जनरल जो हम न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जो है वो ये देखते हैं कि कूलम रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बढ़ते हुए जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद जब एक हद से तजावुज़ करती है तो न्यूक्लियस जो है वो नेचुरली तौर पर जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो शो करता है। जैसे कि जी वो तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा है वो नेचुरली तौर पर जो है वो अनस्टेबल हैं और हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस जो हैं वो इन्हें खारिज करते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है ये 1896 में हेनरी बेकरेल ने दरियाफ्त किया जब वो यूरेनियम के सॉल्ट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। देन इसके जो रिज़ल्ट थे उन्हें आगे बढ़ाया मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने और उन्होंने दो मज़ीद जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जिनमें से एक पोलोनियम और एक जो है वो रेडियम था। इनकी जो एक्टिवनेस थी, रेडियो एक्टिवनेस थी, वो यूरेनियम से भी ज़्यादा थी। अब इसके अलावा हमारे ये जो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी हैं ये जो है कुछ और एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि ये जो रेडियो एक्टिव रेज़ हैं ये सिंगल काइंड की नहीं है बल्कि ये मल्टीपल रेज़ हैं जो कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से एमिट आउट होती हैं। इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं जी, एक लेड ब्लॉक के अंदर वो रेडियो एक्टिव सैंपल को रख देते हैं जिससे जो है रेडिएशंस निकलती हैं और उसको स्टडी किया जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या ऑब्जर्व होता है कि जी हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिव रेज़ हैं ये जनरल 3 किस्म की हैं। अल्फ़ा रेज़ हैं जी हमारे पास और इसके अलावा बीटा रेज़ हैं, देन हमारे पास है जी गैमा रेज़। अल्फ़ा रेज़ जो हैं वो इन जनरल हीलियम का न्यूक्लियाई होता है और जो हमारे पास बीटा रेज़ हैं वो इन जनरल इलेक्ट्रॉन हैं और गैमा रेज़ जो हैं वो जनरल हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ हैं जो किसी भी न्यूक्लियस से एमिट आउट हो रही हैं। अब जब कोई एलिमेंट जो है वो जो है रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो करेगा जो कि प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है जिसका किसी फिज़िकल और केमिकल इफेक्ट से ताल्लुक़ नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि वो उसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी और न्यूक्लियस में। जैसे कि हमारे पास 3 किस्म के जो है डिके एग्जिस्ट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अल्फ़ा में हम ये देखते हैं कि जब कोई न्यूक्लियस जो है उसमें से अल्फ़ा रेज एमिट होती हैं, अल्फ़ा जो है क्योंकि एक हीलियम का न्यूक्लियाई है, तो हम ये देखते हैं कि जो नया बनने वाला न्यूक्लियस है उसमें मैस नंबर जो है वो 4 डिक्रीज़ कर जाता है। इस तरह से जो आपका चार्ज नंबर है वो 2 जो है वो कम हो जाता है। अब जो हमारे पास ओरिजिनल जो न्यूक्लियस था वो हमारे पास जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस था। जब उससे हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हुआ है तो देन हमारे पास जो न्यूक्लियस आया है हम उसे जो है वो डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि जी अगर आप देखें कि हमारे पास रेडियम है, रेडियम के अंदर हमारे पास 226 उसका जो है वो मैस नंबर है और 88 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है। इसके अल्फ़ा की एमिशन के नतीजे में हमारे पास रेडॉन जो है वो एलिमेंट बनता है। अब जो रेडॉन है उसमें हम देखते हैं कि उसका जो मैस नंबर है वो 4 डिक्रीज़ हो गया है रेडियम से, यानी कि उसका जो मैस नंबर है वो 222 है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 के डिफरेंस से हमारे पास जो है वो 86 रह गया है क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो हैं वो अल्फ़ा के नतीजे में एमिट आउट हो गए हैं। इसी तरह से जो बीटा डिके है उसमें हमारे पास जो पेरेंट एलिमेंट है जब उससे बीटा डिके होता है उसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट आउट होता है, तो हम ये देखते हैं कि उसका मैस नंबर तो वही है जब लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो 1 जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इन जनरल बीटा डिके में हमारे पास होता ये है कि सरफेस पे मौजूद हमारे पास एक जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे
एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और वहाँ से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट आउट होता है। इस प्रोसेस में हमारे पास जो है वो न्यूट्रिनो भी एमिट होता है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। जैसा कि हमारे पास जब कार्बन जो है उससे बीटा पार्टिकल, कार्बन 14 से जब बीटा पार्टिकल की एमिशन होगी, हमारे पास नाइट्रोजन बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया है मैस, और मैस नंबर सेम वही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से एमिट हो रहा है, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि गामा रेज जो है ये इन जनरल अल्फ़ा और बीटा डिके के हमेशा बाद अगर करती हैं, और इसमें हमारे पास अल्फ़ा और डिके की वजह से जब कोई हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को जो है वो मिट आउट करेगा। और गामा डिके के केस में हमारे पास किसी किस्म की मैस और चार्ज, जो हमारे पास चार्ज नंबर है उनमें वेरिएशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो कोबाल्ट 60 की है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा वो अपने उस जो है एनर्जी को एमिट आउट करेगा तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। इसके बाद जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टर्म डिफ़ाइन करते हैं जिसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। अब इन जनरल जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा रैंडम है और इसमें कोई सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती कि अगर आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं तो डिके का प्रोसेस किस तरह से चलेगा हम इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रोसेस के ऊपर हम जो है वो कम्प्लीटली लॉ, जो स्टैटिस्टिक्स के लॉज हैं उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हाफ लाइफ इन जनरल है क्या कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को तो स्टडी, जो हमारे पास इंडिविजुअल एटम्स हैं हम उनको तो स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हम एक कंप्लीट पिक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए हाफ लाइफ डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है कि जी वो टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास जो एटम्स जो हैं वो डिके हो रहे हैं उनकी तादाद आधी रह जाती है, उस टाइम ड्यूरेशन को हम जो है वो हाफ लाइफ से कोरिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसमें हमारे लिए दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। एक ये कि आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स को हम हमेशा हाफ कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि पहली चीज़ ये कि डिके होने से नंबर ऑफ़ एटम्स कम तो होते चले जाएंगे लेकिन कभी वो कम्प्लीटली जो है उनका डिके नहीं होगा। इसके अलावा कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो हमेशा जो हैं वो ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स के हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे। जो डिके होने वाले एटम्स हैं वो हमेशा जो है वो ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स के हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे। और हमारे पास जो है एक एक्सपोनेंशियल कर्व अपीयर होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद जो है वो हाफ रहती चली जा रही है, जिसे हमारे पास रिलेशन आ जाता है n इज़ इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n के जी आपके पास, और n यहाँ पे स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को कॉरिस्पॉन्ड करता है। इस तरह से जो है हम टाइम ड्यूरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं जी कितने टाइम तक जो है ये प्रोसेस जो है वो चलता रहा नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को यूज़ करते हुए। इसके अलावा हमारे पास एक और रिलेशन है जी जिसमें हम देखते हैं डेल्टा n जो हमारे पास नंबर ऑफ़ डिकेइंग एटम्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स के जो एग्जिस्ट करते हैं पर्टिकुलर टाइम पर। इसके अलावा जितना ज़्यादा टाइम जो है वो आप देंगे उतने ज़्यादा जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो डिके होंगे। इससे हमारे पास जो है एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम जो है वो डिके कांस्टेंट का नाम देते हैं, जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं माइनस डेल्टा n डिवाइड बाय n डिवाइड बाय टोटल जो आपके पास टाइम इंटरवल है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जी फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम जो है वो हमारे पास जो है वो डिके कांस्टेंट है। इसमें जो नेगेटिव साइन है जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। ये जो हमारे पास डिके कांस्टेंट है इसके लिए हमारे पास एक और रिलेशन है कि जी इसको इस्तेमाल करते हुए हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं एक सिंपल रिलेशन से, जो कहे जी डिके कांस्टेंट लैम्डा इनटू हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693। ये जो 0.693 है ये इन जनरल नेचुरल लॉग ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ हाफ लाइफ है। जैसे यूरेनियम 238 जो है उसकी हाफ लाइफ जो है वो 4.5 10⁹ ईयर्स है। रेडियम के लिए हाफ लाइफ जो है वो 1620 ईयर्स है। रेडॉन गैस की जो हाफ लाइफ है वो 3.8 डेज़ है। इसी तरह से यूरेनियम 239 जो है वो 23.5 मिनट्स के अंदर जो है वो डिके कर जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी।
हमारे पास जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो तो नेचुरली तौर पर हमारे पास जो है वो अनस्टेबल है, लेकिन हम जो है वो मुख्तलिफ जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस करवा के हम जो है नेचुरली जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनको भी हम अनस्टेबल बना सकते हैं, और इस फिनोमेना को हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं, और इसे हम फर्दर जो है आगे इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि हम जो है नेचुरली जो हमारा नाइट्रोजन जो है जो कि एक स्टेबल एलिमेंट है, जब हम उसके साथ अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास एक अनस्टेबल फ्लोरीन का न्यूक्लियस बन जाएगा, और ये जो अनस्टेबल फ्लोरीन का न्यूक्लियस है ये डिवाइड होकर हमें ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन देता है। इस तरह से ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, और इससे जो है हम आर्टिफिशियली तौर पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कि जी ये जो रेडिएशन हैं ये मैटर के साथ किस तरह से जो है वो इंटरेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले हम इसकी रेंज को डिस्कस कर लेते हैं और आयोनाइजेशन को देख लेते हैं। तो रेंज में जी हमारा जो रेडिएशन है उसकी रेंज डिपेंड करेगी उस पर चार्ज कितना है और उसका मास कितना है और उसकी एनर्जी कितनी है, और कितना अफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो उस चार्ज, मास और एनर्जी के अकॉर्डिंगली जो है वो किसी भी मटीरियल में वो कवर करते हैं, उसको हम उसकी जो है वो उस रेडिएशन की रेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट जो है वो आयोनाइजेशन करता चला जाता है, ये जो रेडिएशन है वो किसी एलिमेंट में से आयोनाइजेशन करती हैं, तो डेफिनेटली तौर पर उनकी एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। और आयोनाइजेशन जो है वो रेडिएशन दो तरह से कर सकती हैं, या तो डायरेक्ट कोलाइड करके इलास्टिक कोलिजन के थ्रू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शन है उससे रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से भी जो है वो आयोनाइजेशन पॉसिबल है। अब जिस रेडिएशन की आयोनाइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी, डेफिनेटली उसकी रेंज जो है वो कम होगी। जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बहुत इंटेंस किस्म की आयोनाइजेशन करती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जी उनकी जो रेंज जो है वो कम होगी। जैसे कि जो हमारा बीटा पार्टिकल है वो उसकी जो आयोनाइजिंग एबिलिटी है वो अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत 100 टाइम्स कम है, तो दैन डेफिनेटली उसकी जो रेंज है वो अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो इन जनरल लाइट मास ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए उनकी कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होंगे। इस वजह से उनका जो पाथ है किसी भी मटीरियल में वो हमेशा स्ट्रेट की बजाय इरेटिक होता है, वो जिग जैग पैटर्न के अंदर जो है वो मूव करते हैं। जो हमारे पास गैमा रेज के फोटॉन्स हैं वो बहुत कम आयोनाइजेशन करते हैं, इस वजह से उनकी रेंज जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो हमारे पास फोटॉन्स हैं वो मैटर के साथ तीन तरह से इंटरेक्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे लो एनर्जी फोटॉन्स हैं वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाते हैं। जो हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं एक्सरेज की रेंज में वो कॉम्पटन इफेक्ट शो करते हैं, और जो ज़्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स हैं जैसे कि गैमा रेज जो हैं वो पेयर प्रोडक्शन करवा सकती हैं। इसके अलावा जो गैमा रेज हैं वो जब एयर में मूव करेंगी तो वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, यानी कि उनकी जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होती है। और जब वो किसी सॉलिड में मूव करेंगी तो उनकी इंटेंसिटी जो है उसके लिए हमारे पास रिलेशन है जी I=I0 एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स। यहाँ पे म्यू जो है वो उस मटीरियल की जो है वो प्रॉपर्टी को कोरिस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा जो आपके पास जो हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज जो हैं ये सर्टेन मटेरियल्स के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद फ्लोरेसेंस शो करती हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड पर, सोडियम आयोडाइड पर और बेरियम प्लाटिनो साइनाइड के साथ जब ये स्ट्राइक करेंगी तो जो है वो चमक पैदा होती है, फ्लोरेसेंस जनरेट करती हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने में और मैटर से इंटरेक्ट करवाने में। उसकी वजह यह है कि न्यूट्रॉन जो है एक चार्जलेस ऑब्जेक्ट है और इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है इसी वजह से बहुत ज़्यादा है। अब आपको चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें जो है ना वो तमाम जो आपके पास अल्फ़ा, बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सम अप किया गया है, उनकी नेचर को डिफ़ाइन किया गया है, टिपिकल सोर्सेज बताए गए हैं। ये जो है ये आपने जो है इस चार्ट को जो है वो ठीक तरह से जो है वो जहन में रखना है कि जी रेंज कितनी होती है, बट जो है अल्फ़ा, बीटा और गैमा किस तरह से एनर्जी और स्पीड्स के स्पेक्ट्रम को भी आपने जहन नशी करना है। नेक्स्ट जी हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर।
विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है, इसमें जो है हम नेचर जो है रे की और जो एनर्जी जो है उसको हम स्टडी कर सकते हैं और उसके डिफरेंट पाथ लेंथ जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो क्लाउड चैम्बर में से थिक, स्ट्रेट और कंटिन्यूस किस्म का जो है वो पाथ छोड़कर जाता है अपनी इंटेंस आयोनाइजेशन की वजह से, जबकि जो बीटा पार्टिकल है क्योंकि वो एक लाइट पार्टिकल है तो उसकी कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होंगे, हमारे पास रैंडम जिगजैग किस्म का एरेटिक किस्म का पाथ जो है वो अपीयर होगा आयोनाइजेशन में, जबकि गैमा रेज जो हैं उनका कोई डेफिनेट पाथ जो है वो नहीं होता विल्सन क्लाउड चैम्बर में। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनकी टाइप को, और इसके अलावा जो है हम इनकी एनर्जी को भी स्टडी कर सकते हैं जी। जितना ज़्यादा वो पाथ करस्पॉन्ड करेगा वो इन जनरल जो है वो प्रोपोर्शनल होगा इनकी एनर्जी के। इसके अलावा हम एक जो है वो गीगर मूलर ट्यूब यूज़ करते हैं इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें इन जनरल हमारे पास जो है वो हम मिक्सचर ऑफ गैस यूज़ करते हैं जिसका जो प्रेशर जो है वो नियरली 0.1 ATM के करीब रखा जाता है, और हाई पोटेंशियल देते हुए जो है हम रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा काउंटर जो कि पावर भी हमें साथ दे उसे हम स्केलर काउंटर कहते हैं। इसके अलावा हम जो गीगर मोलर काउंटर है इसको यूज़ करते हुए एनर्जीज़ को जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंटर होने वाली रेडिएशन है वो जस्ट आयनाइजेशन करेगी, जिसको हम जो है वो एनोड और कैथोड पर जो पार्टिकल्स डिटेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम ये पता लगा सकते हैं कि सर्टन पार्टिकल्स आए हैं, लेकिन कितनी एनर्जी के हैं वो हम नहीं बता सकते। इसके अलावा जो है एक और प्रॉब्लम जो है जो गीगर मोलर के साथ एग्जिस्ट करती है वो ये कि इसकी जो काउंटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो कुछ देर के लिए डेड टाइम एग्जिस्ट करता है, जब जिस ड्यूरेशन में गीगर मोलर जो है ये काउंटिंग नहीं कर सकता उसकी वैल्यू 10⁻⁻⁴ सेकंड के करीब है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें हम जो है वो मिक्सचर ऑफ गैस यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इन जनरल दो किस्म की गैसेज यूज़ करते हैं। एक हमारे पास जो है वो क्विंचिंग गैस है जो कि इन जनरल इस केस में हमारे पास ब्रोमीन होगी, और इसके अलावा एक प्रिंसिपल गैस होती है जिसको हम जो है ब्रोमीन के साथ हम नियॉन को ऐड करते हैं। अब हम करते ये हैं कि जी क्वेंचिंग गैस जो है हम ऐसी सिलेक्ट करते हैं जिसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो प्रिंसिपल गैस की निस्बत जो है वो थोड़ा कम रखा जाए, ताकि जो है हम हमारी आयोनाइजेशन ये जो डिटेक्शन है उसमें हेल्प हो। इसके अलावा ये जो हमारा गीगर मोलर काउंटर है इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो रेडिएशन की रेंज है और पेनिट्रेशन पावर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरी किस्म का सबसे एडवांस जो डिटेक्टर है वो है जी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये इन जनरल PN जंक्शन है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इस पर्पस के लिए, और इसे हम रिवर्स बाइस में ऑपरेट करते हैं। अब रिवर्स बाइस में ऑपरेट करेंगे और तो डेफिनेटली तौर पर जैसे ही रेडिएशन एंटर होंगी तो हमारे पास रिवर्स करंट जो है वो पहले कम होगा, जैसे ही रेडिएशन एंटर होगी तो वो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और उस पल्स के इंक्रीज़ होने से हमें ये पता लग जाता है कि जी कि जो है ना हमारे पास रेडिएशंस हैं, और उसकी जो हाइट है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है पल्स की हाइट जो है वो आने वाली रेडिएशन की एनर्जी के। इसके अलावा हमारे पास ये जो डिटेक्टर है इसमें दोनों अतराफ जो हैं वो N साइड और P साइड पर हम जो है गोल्ड फॉइल यूज़ करते हैं ताकि जो है वो कंडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो। फिर ये हमारे पास जो है ये लो एनर्जी यूज़ करने वाला डिटेक्टर है। इसमें हमारा जो वोल्टेज है वो स्मॉल वोल्टेज से भी जो है फंक्शनिंग हो जाती है, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन और जो होल का जो पेयर जनरेट करने में जो एनर्जी लगती है वो जो 3 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। तो ये जो है ये लो एनर्जी पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। फिर इसकी जो काउंटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट पे है और ये बहुत लो वोल्टेज पे काम करता है, इसलिए ये सबसे जो है वो सिंपल और एडवांस किस्म का डिटेक्टर है। इस डिटेक्टर को इस्तेमाल करते हुए हम अल्फ़ा और बीटा रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गैमा रेस को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर हम इससे जो है थोड़ा सा बेहतर तरह की डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो डिटेक्टर जो है वो बनाएंगे। वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है जी गैमा को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम सिंपली क्या देखते हैं कि हम जो है हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस X है, उसके साथ हम स्ट्राइक करवाते हैं एक स्मॉल पार्टिकल्स को जो कि न्यूट्रॉन भी हो सकता है, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल भी हो सकता है।
तो क्या होगा जी, हमारे पास जो है एक अनस्टेबल स्टेट बनेगी जिसके ब्रेकडाउन से हमारे पास जो है एक हैवी न्यूक्लियस आएगा Y, और एक स्मॉल पार्टिकल जो है वो इजेक्ट हो सकता है। ये इन जनरल जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करना शुरू किया था रदरफोर्ड ने, और जो उसने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें उसने नाइट्रोजन के साथ जो है हीलियम को स्ट्राइक डाउन करवाया था। वो क्या देखता है कि ऑक्सीजन बनती है और जो है हाइड्रोजन जो है वो एक जो है लाइट जो पार्टिकल जो है वो जनरेट होता है इस प्रोसेस में। अब ये जो हमारे पास जितनी किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसमें हमारे पास जो है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो तमाम के तमाम जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये मुराद है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिएक्शंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं जो हमारे पास जो हैं वो रिएक्टेंट्स में हैं, वही जो है उनकी जो तादाद है वो कंजर्व रहनी चाहिए वो प्रोडक्ट्स के अंदर भी। इसके अलावा जो टोटल एनर्जी है हमारे पास रिएक्टेंट्स की वो हमारे पास हमेशा इक्वल होनी चाहिए टोटल एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की। अगर आप इस रिएक्शन को ज़रा कंप्लीट स्टडी करें तो आप जो है अगर रिएक्टेंट्स का मास और जो है प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि इन दोनों मासेस में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस का इन जनरल मतलब ये है कि अगर आप ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली तौर पर आपको जो है वो जो डिफरेंस है मास का उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो या तो वो मास प्रोवाइड करना होगा या उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो आपको जो है वो काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। अब इन जनरल ये रिएक्शन सिर्फ इसीलिए अकर करता है कि हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो पोलोनियम से जब इजेक्ट होता है तो उसकी जो एनर्जी जो है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है, यानी कि उसके पास इनफ एनर्जी है ताकि वो इस रिएक्शन को करवा सके, इसीलिए ये रिएक्शन जो है ये पॉसिबल होगा। इसके अलावा जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी अकर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ऑक्सीजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन को बम्बार्ड करवाएं तो हमारे पास नाइट्रोजन और हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो हासिल होगा। इन्हीं रिएक्शंस को यूज़ करते हुए जेम्स चैडविक ने जो है और 1932 में इसी किस्म के एक न्यूक्लियर रिएक्शन से जो है वो न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया था, जिसमें उसने बेरिलियम के साथ स्ट्राइक किया था हीलियम को, जिसके नतीजे में कार्बन 12 और न्यूट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुआ था, जिसको उसने बाद में जो है वो पैराफिन के साथ इलास्टिक कोलिजन्स के में न्यूट्रॉन को एज अ पार्टिकल जो है वो डिटेक्ट किया 1932 के अंदर। इसके अलावा हमारे पास कुछ और न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं ये हमारे जो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट तरह के एक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो डिफरेंस है वो इनमें ये है कि हम आम न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखते हैं कि हमेशा एक स्मॉल जो पार्टिकल है वो एक हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा, हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस आएगा और एक स्मॉल पार्टिकल इजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो जब एक स्मॉल के जो फिशन है उसमें हम क्या देखते हैं कि जब एक हैवी न्यूक्लियस के साथ एक स्मॉल पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो उसके नतीजे में हमारे पास दो हैवी न्यूक्लियस बनते हैं और जो है वो 2 से 3 जो है वो लाइट न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी जनरेट होते हैं। इस लिहाज से ये रिएक्शन जो है ये नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन से डिफरेंट है। इसके अलावा जो बहुत अहम वजह जो है फिशन रिएक्शन की नॉर्मल रिएक्शन से डिफरेंट होने की वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज़ होती है। जैसे कि यूरेनियम 235 जो है जब उसका फिशन होगा न्यूट्रॉन की मदद से तो हम ये देखते हैं कि बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है और उसके नतीजे में जो है बहुत सी एनर्जी रिलीज़ होती है जिसकी वैल्यू जो है नियरली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। इस रिएक्शन को हम जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब एक हैवी न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल होगा क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होती है, जब उसके साथ एक स्मॉल न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो वो ऐसे न्यूक्लियॉन्स बनाएगा जो कि मिड रेंज के करीब हों, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। और इस एनर्जी के डिफरेंस से भी हम इस रिएक्शन की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि नियरली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब जो है वो एग्जिस्ट करती है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमेशा सेम किस्म का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास नहीं आता। जैसे कि आपको जो है वो फिशन चेन रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें हमारे पास जो है एक यूरेनियम के साथ एक न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक कर रहा है, तो उसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशंस में आप पहले तो ये जो रिएक्शन है ये चेन में एग्जिस्ट करता है कि जो हमारा एक यूरेनियम है वो टूटता है, जिससे 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, वो 3 न्यूट्रॉन आगे जो है फर्दर फिशन करवाते हैं यूरेनियम के साथ और यूरेनियम इस तरह से टूटता चला जाएगा। एक न्यूट्रॉन से हमारे पास 3 न्यूट्रॉन आते हैं, 3 से आगे 9 न्यूट्रॉन्स होंगे जो कि फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते चले जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड चलता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें कि हर फिशन में ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है वो बेरियम और क्रिप्टॉन ही बन रहे हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के साथ जो है वो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी के अकॉर्डिंगली जो है हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो जनरेट होते हैं। लेकिन ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के मिड के करीब है। इस वजह से हम हर केस के अंदर क्या देखेंगे कि बहुत सी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। अब ये जो चेन रिएक्शन है इसको प्रोसीड हम अपनी मर्ज़ी से भी करवा सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं। क्रिटिकल मास और क्रिटिकल वॉल्यूम से यहाँ क्या मुराद है कि आप जो चेन रिएक्शन प्रोसीड करवाना चाहते हैं अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में हो कि आपके एक न्यूट्रॉन के फिशन से एक न्यूट्रॉन ही अवेलेबल हो फर्दर रिएक्शन करवाने के लिए, तो जो आपके पास अमाउंट है यूरेनियम की वो अगर सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही फर्दर दे पर रिएक्शन के बाद, तो हम ये कहेंगे कि वो जो यूरेनियम है उसका जो मास है वो क्रिटिकल मास है और उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम है। लेकिन अगर यूरेनियम का मास जो है वो क्रिटिकल मास और क्रिटिकल वॉल्यूम से कम हो तो हम ये देखेंगे कि जो चेन रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं करता और रुक जाता है। लेकिन अगर आपका जो मास है वो क्रिटिकल मास से बहुत ज़्यादा हो तो इस रिएक्शन इतनी तेज़ी के साथ प्रोसीड करेगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो अवेलेबल होगी, जिसको हम यूज़ करते हैं जी एटॉमिक बॉम्ब के अंदर। हम इतना इनफ मास लेते हैं जिससे हमारे पास बहुत इनफ एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है और ये चेन रिएक्शन ऐसा हो जाता है जिसको हम फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा हम जो है स्टेबल तरीके से फिशन रिएक्शन करवाते हुए एनर्जी हासिल कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है सिंपली उसमें हमारे पास जो है वो एक कोर है जिसमें हम फ्यूल रॉड्स को यूज़ करते हैं। फ्यूल रॉड्स इन जनरल यूरेनियम 235 से बनाई जाती हैं, लेकिन नेचर में क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम है इसलिए हम इसको इनरिच करते हैं अप टू 2 to 4% ताकि हम जो है वो फ्यूजन रिएक्शन हासिल कर सकें। इसके अलावा आजकल हम प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 को भी यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल। इसके अलावा जो हमारा कोर है वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस को करवाने में हेल्प के लिए हम जो है मॉडरेटर यूज़ करते हैं, जो कि इन जनरल हैवी वाटर यूज़ किया जाता है या कार्बन यूज़ की जाती है या कोई भी हाइड्रोकार्बन यूज़ की जाती है, लेकिन प्रेफर जो है वो हम हैवी वाटर को करते हैं। और इन जनरल इस मॉडरेटर का मकसद ये है कि जो फिशन रिएक्शन में जनरेट होने वाले न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो किया जाए, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन्स ही 235 के साथ फिशन रिएक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। इसके बाद हम इस रिएक्शन को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करने के लिए कोर में जो है वो कंट्रोल रॉड्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि जनरल कैडमियम और बोरोन की बनी हुई होती हैं। और ये जो है ये रिएक्शन को हमारी मकसद के मतलब के अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रोल करती हैं और चेन को तेज़ी से प्रोसीड होने नहीं देती। अब ये जो हमारा कोर है इसका टेम्परेचर जो है वो फिशन रिएक्शन की वजह से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जिससे जो है हम एक साथ चैम्बर के अंदर जो है उसमें हम स्टीम जनरेट करते हैं जिससे टरबाइन चलती है और वो जो टरबाइन जो है वो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमारी हेल्प करती है। अब इसमें जो फ्यूल रॉड्स हैं वहाँ पर हमारा जो फिज़ाइल मटेरियल है वो इन जनरल यूरेनियम 235 है। फिज़ाइल मटेरियल ऐसा मटेरियल जिससे फिशन रिएक्शन जो है वो करवाना मुमकिन बनता है। हमारा जो रिएक्टर है उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो सिंपली ये हैं कि इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है वो बहुत हार्मफुल है और ख़तरनाक है और इसकी डंपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है। लेकिन हम जो है वो आजकल जो है वो इसकी डंपिंग के लिए जो है वो ओल्ड सॉल्ट माइंस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से जो रेडिएशन जो हैं वो इन्वायरमेंट में लीक नहीं होती और इतना नुकसान जो है वो नहीं पहुँचता। सिंपल हमारे पास जो
हमारे पास जो रिएक्टर्स हैं जिन वो दो किस्म के हैं। एक हमारे पास प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है जिसे अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास कोर के अंदर जो है जो मेन रिएक्टर है कोर, वहाँ पर हमारे पास जो है वो कंट्रोल रोड्स हैं, प्रेशराइज्ड वाटर है, इसके अलावा फ्यूल रोड्स हैं। देन हमारे पास जो है वो एक साथ कंपार्टमेंट के अंदर जो है हम उस हीट को यूटिलाइज करते हैं, जिससे स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन चलती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके अलावा जो है हमारे पास फास्ट रिएक्टर्स हैं जिसमें हम यूरेनियम-235 की बजाय जो है यूरेनियम-238 को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मिकदार जो है वो नेचर में यूरेनियम-238 की 99% के करीब है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। इसको इस्तेमाल करके हम जो है वो प्लूटोनियम बनाते हैं, और प्लूटोनियम जो है वो फर्दर आगे जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन से भी फिशन कर सकता है। इसलिए जो फास्ट रिएक्टर्स हैं उसमें जो है वो मॉडरेटर की ज़रूरत हमें नहीं होती। इसके अलावा जो यूरेनियम-238 है उसी से हम जो है वो प्लूटोनियम ब्रीड करते हैं, जो कि फास्ट रिएक्टर में ही मुमकिन है उसके कोर के अंदर। इसके अलावा हमारे पास फिशन के अलावा हमारे पास जो और न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो है जी हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आप जो है दो लाइटेस्ट पार्टिकल्स को आपस में जो है वो इकट्ठा करें, फ्यूज़ करें, तो इस प्रोसेस में जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो खारिज होगी। ये एनर्जी जो है ये फिशन रिएक्शन से हासिल होने वाली एनर्जी की मिकदार से भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को अगर जो है फ्यूज़ किया जाए तो उसके नतीजे में हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस बनता है और न्यूट्रॉन बनता है, और इस प्रोसेस में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी जो है वो खारिज होगी। नेक्स्ट ये जो रिएक्शन है अगर आप देखें तो जो है आपके पास बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देता है, लेकिन इस रिएक्शन को करवाने में जो है बहुत सी एनर्जी यूटिलाइज भी करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है दो न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करें तो उन्हें फ्यूज़ करवाने में हमें क्या करना होगा जी, उन पार्टिकल्स को पहले एक दूसरे के करीब लाना होगा, और उनको करीब लाने के लिए हमें जो है एक्सेलरेटर की हेल्प लेना पड़ती है, ताकि हम पार्टिकल्स को जो है वो इनफ वेलोसिटी दें कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो फ्यूज़ हो सकें। इसके अलावा जो फ्यूज़ करवाने के लिए जो तरीक़ाकार यूज़ किया जाता है उसमें हम इनफ टेम्परेचर देते हैं पार्टिकल्स को, ताकि जो है हम इन न्यूक्लियाई को एक दूसरे में फ्यूज़ कर सकें। लेकिन कन्फाइनमेंट जो है इन न्यूक्लियाई की वो स्टिल अभी भी प्रॉब्लम है, हम इनफ टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते जिसमें जो है वो फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हो। इसलिए ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये स्टिल अभी तक जो है वो एक्सपेरिमेंटली करवाना जो है वो दर्द सर बना हुआ है साइंटिस्ट के लिए। अभी तक इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन करवाने में बहुत से तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हम अभी तक जो है वो सस्टेन और प्रॉपर कंट्रोल्ड मैनर में ज़मीन पर फ्यूजन रिएक्शन नहीं करवा सके, क्योंकि इसके लिए इतनी एनर्जी दरकार होगी जो कि जिसको कंटेन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अब हमारे पास ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, हो रहा है, जैसे कि हमारे जो सूरज है वो फ्यूजन रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए ही एनर्जी बना रहा है। जो अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि सूरज में हो रहा है वो इन जनरल 6 प्रोटॉन्स से स्टार्ट होता है, जो कि चेन की फॉर्म में चलते हैं, जिसको हम पीपी साइकिल कहते हैं और प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जी हमारे पास जो है 2 प्रोटॉन्स आपस में जो है फ्यूज़ होंगे, और सूरज के अंदर क्योंकि इनफ टेम्परेचर अवेलेबल है ये रिएक्शन करवाने के लिए, इसलिए वहाँ पर ये सब कुछ पॉसिबल है नेचुरली तौर पर। हम सबसे पहले हमारे पास जो है 2 प्रोटॉन्स आपस में मिलते हैं, वो ड्यूटियम बनाते हैं। देन वो जो ड्यूट्रियम है वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है, हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। फिर फर्दर इस तरह से एक सेपरेट ऐसा ही रिएक्शन हो रहा है, वहाँ से हमारे पास एक हीलियम का न्यूक्लियस आ जाता है। हीलियम का न्यूक्लियस जो है वो आपस में स्ट्राइक करते हैं, जिससे हमें जो है वो 2 हाइड्रोजन जो है वो वापस मिल जाते हैं और एक हीलियम-4 का न्यूक्लियस बनता है। और इस सारे प्रोसेस में जो एनर्जी खारिज होती है वो 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। अब इसमें हमारे 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो यूज़ हुए थे, जबकि जो 4 जो हैं वो वापस 4 जो हैं वो प्रॉपर यूज़ हुए हैं, जबकि 2 जो हैं वो हमें वापस मिल गए हैं एंड प्रोडक्ट के तौर पर, और एक हीलियम का न्यूक्लियस बना है और बहुत सी एनर्जी भी खारिज हुई है। अब ये एनर्जी जो है वो फ्यूजन रिएक्शंस के फिशन रिएक्शन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। असल में फिशन रिएक्शन में हासिल होने वाली एनर्जी तो हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब थी, तो फिर ये एनर्जी किस तरह से ज़्यादा है? असल में जब हम एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम पर न्यूक्लियन करते हैं, और अगर आप यूरेनियम के केस में पर न्यूक्लियन एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आती है
200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 235, क्योंकि वहाँ पर यूरेनियम के 235 न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व थे, तो उसका आंसर हमारे पास 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो इन्वॉल्व जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी तादाद अगर आप 6 भी सपोज कर लें तो हमारे पास जो है 6 के अकॉर्डिंगली जो है अगर आप 25 को 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो नियरली 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी जो है वो पर न्यूक्लियॉन हासिल होती है, जो कि इन जनरल 4 टाइम्स है फिशन रिएक्शन के मुकाबले में। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है इसमें हमारे पास लिबरेट होने वाली जो एनर्जी है वो फिशन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। लास्ट पे हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं रेडिएशंस के, और ये जो रीजन है, ये जो पोर्शन है चैप्टर का, इसमें आपने जो है वो क्योंकि बहुत सी अहम चीज़ें हैं इसलिए आपने इसको बेहतर तरह से जो है वो रीड करना है। इसमें सबसे पहले जी हमारे पास किसी भी जो सोर्स की जो स्ट्रेंथ है हम डिफाइन करते हैं उसकी एक्टिविटी से कि जी कितनी रेडिएशंस पर सेकंड जो है वो अमिट आउट हो रही हैं, और इसको हम मेजर करते हैं बैकरल में, और 1 बैकरल जो है वो इन जनरल हमें देता है जी 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसके अलावा इसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो क्यूरी है, और 1 क्यूरी जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 3.7 × 10 बैकरल के। अब जो रेडिएशन कोई जो सब्सटेंस जो है वो जो एब्जॉर्ब करेगी उसके अकॉर्डिंगली हम एब्जॉर्ब डोज डिफाइन करते हैं, जो कि क्या है जी एनर्जी रेडिएशन की पर यूनिट मास, यानी कि जिस मास ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसके अकॉर्डिंगली हम एब्जॉर्ब डोज जो है उसे डिफाइन करते हैं, जिसका यूनिट जो है वो ग्रे है, और 1 ग्रे जो है वो इक्वल होता है 1 जूल पर किलोग्राम के। इसके अलावा एक हमारे पास एक बड़ा यूनिट भी है जो कि है जी 1 रेड, और 1 रेड जो है वो इक्वल होता है 0.01 ग्रे के। इसके अलावा हम इक्विवेलेंट डोज भी डिफाइन करते हैं। इक्विवेलेंट डोज जो है वो जनरली इक्वल होती है प्रोडक्ट के अब्जॉर्ब डोज और RBE फैक्टर के। अब RBE फैक्टर जो है ये हर रेडिएशन के लिए हमारे पास एक स्पेशल फैक्टर होता है जो कि उसकी अफेक्टिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को डिफाइन करता है। जैसे कि जो न्यूट्रॉन है वो बॉडी के और पार्ट के लिए उसकी बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कम है, लेकिन आइज़ के लिए उसकी जो बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा है। तो जिस रीजन पर आपने वो डोज यूज़ की है उसके अकॉर्डिंगली हम इक्विवेलेंट डोज जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका जो यूनिट है वो हमारे पास साइवर्ट है, और जो ये एक छोटा यूनिट है, इसका एक हमारे पास बड़ा यूनिट है जिसको हम REM रैम से डिफ़ाइन करते हैं, और 1 रैम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 0.01 सेवर्ट के। अब ये जो हमारी रेडिएशंस आई हैं हमारी बॉडी के ऊपर 2 किस्म के इफेक्ट्स छोड़ती हैं। एक तो सिंपल इफेक्ट है जिसको हम सोमैटिक इफेक्ट्स कहते हैं, जिसमें जो है वो जिल्द जो है वो उसमें बर्निंग शुरू हो जाती है, हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, इसके अलावा अल्सरेशन हो सकती है। ये सिंपल इफेक्ट्स हैं जो कि रेडिएशंस की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो रेडिएशंस हैं ये इस हद तक ख़तरनाक हैं कि ये हमारी जो जीन्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और म्यूटेशंस करवाने और जो है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैमिली में जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ तक भी ये इफ़ेक्टिव हैं। इन्हें हम जो है वो जेनेटिक इफ़ेक्ट्स कहते हैं, जिसमें म्यूटेशंस और जो है जीन्स की जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा हम इन रेडिएशंस को जो है वो आम यूज़ भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फंक्शनिंग के लिए। जैसे कि ये जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल और बायोलॉजिकल कम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ट्रेसर टेक्निक्स के अंदर जो है वो हम मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उनकी डिटेक्शन के लिए इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनकी क्वांटिटी और उनकी अपटेक को स्टडी करने के लिए भी स्टडी किया जाता है प्लांट्स में। दैन हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्नोसिस के अंदर और थेरेपीज़ में इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जी डाइजेशन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा सर्टन रेडिएशंस जो हैं वो हमारी बॉडी में सर्टन जो है वो जगह पर ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो कैंसर को स्टडी कर सकते हैं और उनके जो है वो इलाज कर सकते हैं। जैसे कि आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड में ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, फॉस्फोरस जो है वो बोन्स में ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, कोबाल्ट जो है उसको हम यूज़ करते हैं लीवर की स्टडी के लिए, सोडियम 24 जो है उसको हम यूज़ करते हैं ब्लड की सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा जो कोबाल्ट 60 जो है
उससे जो गैमा रेज निकलती हैं उसे हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। फिर हम जो है स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 का यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम जो है वो गैमा रेज कैमरास को स्पेशली यूज़ करते हैं इमेजेस लेने के लिए, ब्रेन की इमेजेस लेने के लिए, किडनी को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा जो है वो इन जो कैंसरस सेल हैं उनकी लोकेशंस और उनके जो साइज़ हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए रेडियोग्राफी जो है उसमें हम गैमा रेज की स्कैनिंग को यूज़ करते हुए इमेजेस हासिल कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है जी बेसिक फोर्सेस हैं नेचर की, वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास बेसिकली नेचर में 5 फोर्सेस थी जो कि सेपरेट समझी जाती थी, जिसमें हमारे पास थी जी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फैराडेज ने और हमारे पास जो मैक्सवेल है उन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी थ्योरी पेश की। तो देन जो है हमारे पास ये जो बेसिक फोर्सेस हैं ये तादाद में 4 रह गई। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसकी जो रेंज है वो स्टार्स और प्लैनेट्स और दूर दूर तक है। इसकी रेंज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो है समुद्र में जो है वो टाइड्स जनरेट होती हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी पोजीशन पर सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। इसी तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, और उसको वो मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस को करवाने में एटम्स और न्यूक्लियस को, एटम को, मॉलिक्यूल्स को, क्रिस्टल्स को और बिल्डिंग्स को जो बनाने में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो मैक्रोस्कोपिकल लेवल की जो फोर्सेस हैं उनको माइक्रोस्कोपिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही गवर्न करती है। जैसे फ्रिक्शन की फोर्स बज़ाहिर जो है वो एक मैक्रोस्कोपिकल फोर्स है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कोई अमल दखल नज़र नहीं आता, लेकिन असल में अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें तो फ्रिक्शन और कोहेजन और एडहेजन जैसी जो फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही की वजह से हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास जो फोर्स है और जो चौथे नंबर पे फोर्स है, उन दोनों का ताल्लुक जो है वो न्यूक्लियस के साथ है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ विद इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेनास को करवाने में, और इसकी रेंज जो है वो 10⁻⁻17 मीटर के अंदर तक है, यानी कि विद इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करती है और रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो ये करवाती है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस को बांधने वाली जो फोर्स है वो है जी हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रोटॉन को और जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को आपस में बांध कर रखती है न्यूक्लियस में, और ये भी जो है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर तक ये जो है ये एग्जिस्ट करती है, बाहर इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है। अब आज का साइंटिस्ट इस कोशिश में है कि किसी तरह से इन फोर्स को कंबाइन करके एक यूनिफाइड फोर्स की थ्योरी जो है वो दी जाए, जिसकी कोशिश में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ तो कंबाइन कर लिया गया 1979 में। ग्लासो, बेनबर्ग और अब्दुल सलाम ने जो है वो ये थ्योरी पेश की जिसको इलेक्ट्रो वीक फोर्स थ्योरी कहते हैं। दैन स्टिल अभी तक कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह से हम इन तमाम फोर्स को इकट्ठा कर सकें, लेकिन क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत वेरी करती हैं, स्पेशली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एक की रेंज बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कम है, दूसरे की रेंज बहुत कम है तो वो इफेक्टिवनेस उसकी बहुत ज़्यादा है। हम इनको अभी तक जो है वो कंबाइन नहीं कर सके, स्टिल अभी जो है वो काम जो है वो हो रहा है इसमें। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास मैटर के वो कौन कौन से हैं। तो इन जनरल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो उन्हें हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और यहीं से जो है वो तमाम के तमाम जो हमारे पास जो है वो मैटर जो है वो जनरेट होता है। इसमें हमारे पास फोटॉन्स हैं, लेप्टॉन्स हैं और जो है वो हेड्रॉन्स हैं। लेप्टॉन्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन, म्यून्स और न्यूट्रिनोज शामिल हैं, जबकि जो हेड्रॉन्स हैं वो फंडामेंटल नहीं हैं। इनमें हमारे पास बेरियॉन्स हैं और मीजॉन्स हैं। बेरियॉन्स और मीजॉन्स जो हैं ये इन जनरल बनते हैं क्वार्क्स से। क्वार्क्स हमारे पास मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि हेड्रॉन्स को बनाता है, और बेरियॉन्स जो हैं उनमें हमारे पास जो हैं वो ऐसे
ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा क्वार्क्स हों, और मिजॉन्स जो हैं उनमें हमेशा जो है वो क्वार्क और एंटी क्वार्क जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्वार्क्स जो हैं वो हमारे पास इन जनरल 6 टाइप के हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। इसमें अप चार्म जो टॉप है उनका जो चार्ज है वो +2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, जबकि जो डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम है इन पर चार्ज जो है वो -1/3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अब बेरियंस जो हैं उनकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो बेरियन हैं, और उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में हमारे पास 3-3 क्वार्क्स हैं। जैसे प्रोटॉन में हमारे पास 2 अप क्वार्क हैं और एक जो है वो डाउन क्वार्क एग्जिस्ट करता है। न्यूट्रॉन में हमारे पास 1 अप है और 2 जो हैं वो डाउन क्वार्क जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो मिजॉन्स हैं जिसमें हमारे पास पायोन की एग्जांपल है, उसमें हमारे पास है हमेशा जो है वो एक क्वार्क होगा, दूसरा एंटी क्वार्क होगा। जैसे पायोन प्लस जो है उसमें हमारे पास जो है वो अप क्वार्क है और एक जो है वो एंटी डाउन क्वार्क जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब जो हमारे पास क्वार्क्स हैं और जो एंटी क्वार्क्स हैं उनमें फ़र्क ये होगा कि उनका चार्ज जो है वो हमेशा जो है वो ऑपोजिट होगा, कि जो अप क्वार्क है अगर उसका चार्ज जो है वो +2/3e यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट है, तो जो हमारे पास एंटी क्वार्क होगा उसका जो चार्ज है, एंटी अप क्वार्क जो है उसका चार्ज -2/3 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा। इस तरह से इनके कम्बिनेशन से जो है वो जितना भी आप मैटर देखते हैं वो बना हुआ है। लेकिन एक बात अहम कि जो क्वार्क है वो सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा जो है वो कम्बिनेशन में ही एग्जिस्ट करेगा।